वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे गुल नावल का एपिसोड नंबर 29 और 30 को स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दिम की गाड़ी शाहवाल में दाखिल हुई तो अलीज़ा खुशी से उछल ही पड़ी। कितनी ही देर बाद वो आई थी। वो अपने घर, इस घर में जहाँ की ईंट ईंट में इसकी और इसके भाइयों की शातें जुड़ी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी मगर वो खुला ही नहीं। अलीज़ा ने मुकद्दिम की तरफ देखा। मिसेस, थोड़ा सब्र कर ले। मुकद्दिम बोलता हुआ गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड से जाकर अलीज़ा का हाथ पकड़े बाहर निकाला और इन दोनों ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। घर में दाखिल होकर अलीज़ा ने चारों तरफ नज़रें घुमाई तो इसे कोई नज़र नहीं आया। इसने कदम लिविंग रूम की तरफ बढ़ाए तो सामने ही आसिम अपने लैपटॉप लिए बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था। सिम अलीज़ा चहकती हुई इसकी जानिब भरी, जबकि आसिम तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरा से अलीज़ा को देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और अलीज़ा के गले लग गया। आपी, कैसी हैं आप? आसिम इससे अलग हुए मुस्कुराता हुआ बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। बाकी सब कहाँ हैं? अलीज़ा ने नज़र बताते हुए पूछा। मामा किचन में हैं। उमर और बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए और अहमद अली अपने रूम में उदास बैठे हैं। आसिम ने अलीज़ा को सब के बारे में बताया और मुकद्दिम की जानिब कदम बढ़ाए। ठीक है, फिर मैं इन्हें लेकर आती हूँ, अलीज़ा ने मुकद्दिम की तरफ देखते हुए कहा, जो आसिम से मिल रहा था, और कदम इन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ाए। अलीज़ा ने आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद और अली नीम दराज बेड पर लेटे हुए थे। वो आहिस्ता से चलती हुई इन तक आई और गौर से इन्हें देखने लगी, जो आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। इसे शरारत सूझी तो इसने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया और इन दोनों पर फेंक दिया तो वो हड़बड़ा गए। हैप्पी बर्थडे मेरे शैतानों, अलीज़ा खुश होती ऊंची आवाज़ में बोली, जबकि अलीज़ा की आवाज़ सुनकर इन दोनों की पूरी आंखें ही खुल गई। आपी, आप? सच में? अली को तो जैसे यकीन ही ना हुआ। नालायक इंसानों, तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ, पहले अपने ख्वाबों से तो बाहर निकलो। अलीज़ा इन दोनों को घूरते हुए बोली, जबकि अहमद छलांग लगाता अलीज़ा से लिपट गया। हमें पता था कि आप ज़रूर आएंगी, अहमद खुश होता हुआ बोला और अलग हुआ। अब अली अलीज़ा से मिल रहा था। भाई, मेरे शैतानों की बर्थडे थी, मैं क्यों ना आती? और ये क्या हालत बनाई हुई है? कोई तुम लोगों ने अपनी जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। मीर भी नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। अलीज़ा इन्हें तैयार होने का बोलती कमरे से निकल गई और कदम किचन की तरफ बढ़ाए। अलीज़ा ने किचन में कदम रखा तो आमना बेगम खाना खाने में मसरूफ़ थी, जबकि मुलाजमा इसकी हेल्प कर रही थी। मुलाजमा अलीज़ा को देखा तो कुछ बोलने लगी, मगर अलीज़ा ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। वो चलती हुई आमना बेगम के पीछे आ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा जान, अलीज़ा आमना बेगम के गले में बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि आमना बेगम ने फ़ौरन से रुख अलीज़ा की जानिब किया और हैरानगी से अलीज़ा को देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, तुम कब आई? आमना बेगम अलीज़ा को गले लगाते हुए बोली। मैं बस अभी आई हूँ मीर के साथ, आप ठीक है ना? अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए आमना बेगम से पूछा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? आमना बेगम इसे अपने साथ लगाते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मामा जान, चलिए आइए, सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आमना बेगम मुलाजमा को लज़ुमात लाने की हदायत देती अलीज़ा के साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अलीज़ा अपने घर आकर बहुत ही खुश थी। कुछ ही देर बाद सरदार साहब और उमर भी आ गए और फिर सब ने मिलकर खाना खाया।
खाना खाने के बाद अली और अहमद ने केक काटा था और अलीज़ा ने इन दोनों को गिफ्ट दिए थे। अलीज़ा ने सबको अपनी शादी का भी बताया, मगर वो सब तो पहले ही जानते थे, इसलिए अलीज़ा को महसूस नहीं होने दिया कि वो पहले जानते हैं। सबके साथ वक्त गुजारते पता ही ना चला और रात का 1 बज गया। सरदार साहब और आमना बेगम के बहुत असरार करने के बाद मुकद्दिम रुकने के लिए माना था, वरना तो ना तो खुद रुक रहा था और ना ही अलीज़ा को रुकने दे रहा था। सब सोने के लिए अपने कमरों में चले गए थे और अलीज़ा और मुकद्दिम के साथ अपने रूम में आई। आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ, अलीज़ा मुकद्दिम से बोलती चेंज करने चलेगी, जबकि मुकद्दिम इसके कमरे का जायज़ा लेने लगा। ये कमरा नहीं था जिसमें मुकद्दिम ने कैमरे लगाए थे। इससे ये बात पता थी कि अलीज़ा के 2 रूम हैं, जिनमें से वो ज़्यादातर नीचे वाला रूम में ही रहती थी। जब पढ़ाई करनी होती तब ऊपर वाले रूम में रहती थी। कमरे में वाइट और पिंक कलर का पेंट हुआ था। सामने बड़ा बेड जो वाइट कलर में था, सामने ड्रेसिंग टेबल और साइड बुक शेल्फ थी जिसमें बहुत सी किताबें थी। देखने से पता चलता था कि किताबें रखने वाले को किताबें पढ़ने का कितना शौक है। मुकद्दिम उठा और बुक शेल्फ में से एक किताब उठाई। वो कोई नावल था जिस पर पाकीज़ा रूह लिखा था। मुकद्दिम ने किताब वापस रखते सामने दीवार पर लगी अलीज़ा की और इसकी तस्वीर देखने लगा। इन तस्वीरों में अलीज़ा के एक बचपन की तस्वीर भी थी, जिसमें वो 2 पोनियाँ किए खड़ी आसिम के सर पर थप्पड़ लगा रही थी। तस्वीर में वो कम से कम 5 साल की मालूम होती थी। वाइट फ्रॉक पहने, चेहरे पर बला की मासूमियत लिए वो बचपन में ही बहुत खूबसूरत थी। मुकद्दिम इसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया। अलीज़ा चेंज करके बाहर आई तो देखा मुकद्दिम दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा है। थोड़ा आगे होकर देखा तो वो इसी की तस्वीर को देख रहा था। क्या देख रहे हैं आप? मुकद्दिम ने पास जाती हुई अलीज़ा ने मुकद्दिम के पास जाते हुए बोली। तुम्हें 2 हरूफ जवाब दिया मगर पलटा नहीं। अच्छा, आपने सोना नहीं? टाइम बहुत हो गया है। अलीज़ा को अब नींद आ रही थी, इसलिए वो मुकद्दिम से सोने का पूछ रही थी तो मुकद्दिम मुड़ा और अलीज़ा की तरफ देखने लगा। अलीज़ा इसके ऐसे देखने पर कंफ्यूज थी। क्या देख रहे हैं आप? अलीज़ा कंफ्यूज थी, अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। तुम्हें? फिर से वही जवाब आया और साथ ही इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। मीर, अलीज़ा बेख्तियार से पुकार उठी। जी जाने मीर, मुकद्दिम ने इसे अपने करीब करते हुए बोला। तुमने मुझे पागल कर दिया है, अपना असीर बना लिया है। एक पल तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। मुकद्दिम इसके कान में सरगोशी करता इसके कान की लू को चूम गया। मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। सो जाना, पहले अपना वादा तो पूरा करो जो मुझसे किया था। मुकद्दिम इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते हुए बोला। क्या करूं मैं? अलीज़ा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। कुछ ज़्यादा नहीं, बस मुज़ाहमत करने की गलती मत करना, और अगर तुमने की तो बहुत बुरी सज़ा दूंगा। आप अभी अलीज़ा कुछ बोलती, इससे पहले ही वो इसके लफ्ज़ों का गला घूंट चुका था। इसके लफ्ज़ में शिद्दत थी जो अलीज़ा से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इसने मुकद्दिम के कंधों से इसे थामने पीछे करने की कोशिश की, मगर वो इसके हाथ भी कैद कर चुका था। अलीज़ा को लग रहा था कि अगर अब मुकद्दिम ने छां छोड़ा तो वो पक्का बेहोश हो जाएगी, जबकि मुकद्दिम दुनिया जहां बुलाए अलीज़ा का जाम पीने में मसरूफ़ था। अलीज़ा का तनफ़ुस बुरी तरह से बिगड़ चुका था। इससे पहले कि वो बेहोश होती, मुकद्दिम इसके लबों को नरमी से आज़ाद करता, इसे अपने बाजुओं में उठाए बेड पर लाया, जो इसके ही गर्दन में मुंह छुपाए अपना तनफ़ुस दुरुस्त कर रही थी। मुकद्दिम ने इसे फूलों की तरह संभालते बेड पर लेटाया और ख़ुद भी इसे अपने हिसार में लेट गया। बेगम, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था और आपका ये हाल है। जिस दिन कुछ कहा उस दिन क्या करोगी? मुकद्दिम इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने बेख्तियार अपना चेहरा मुकद्दिम के सीने में छुपा लिया।
वाह बेगम साहिबा, छुपना भी मुझसे ही है और पनाह भी मुझे में लेनी है। मुकद्दम शौक लहजे में बोला। मीर प्लीज़, अलीज़ा हल्की सी आवाज़ में बोली और मज़ीद चेहरा इसके सीने में छुपाया तो मुकद्दम के चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट नींगी। इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते मुकद्दम ने इसे ज़ोर से खुद में भींचा और इसका सर चूमते हुए आंखें मूंद ली। इफ़रा इस वक्त अपने कमरे बेड पर लेटी करवट पे करवट बदल रही थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या जहाज़ेब दिल से राज़ी है इस निकाह के लिए? क्या वो इफ़रा को अपने लिए चुन चुका है? एक तरफा मोहब्बत की सज़ा दे रहा है खुद को भी और इफ़रा को भी। ये सब सोचते हुए इसे सारी रात गुजर गई। फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ते ही इफ़रा अपनी सोचों से बाहर निकली और उठकर नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेख्तियार आंसू गिरे। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत एक तरफा ही सही, मगर पाक तो है, ये तो आप जानते हैं ना। या अल्लाह, जहाज़ेब के दिल से भाभी की एक तरफा मोहब्बत निकाल दे। भाभी को तो कुछ इल्म भी नहीं है। क्या मैं जहाज़ेब के दिल में अपने लिए मोहब्बत कायम कर सकूंगी? इफ़रा दुआ मांगती उठी खड़ी हुई। पता नहीं क्यों, मगर इसे बहुत डर लगा था अपने निकाह से नहीं, जहाज़ेब की एक तरफा मोहब्बत से। अलीज़ा की आंख फजर की नमाज के वक्त खुली। इसने आंखें खोलते मुकद्दम की तरफ देखा जो किसी तकिए की तरह इसे खुद में बीचे सो रहा था। अलीज़ा इसे देखते हुए मुस्कुराई और उठने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम थी। मीर, मुझे छोड़िए, मुझे नमाज पढ़नी है। अलीज़ा इसे बाजुओं से हिलाती हुई बोली। उठे मीर। अलीज़ा ने फिर से कोशिश की, मगर बेसूद। अलीज़ा को एकदम शरारत सूझी। इसने आहिस्ता से अपना सर उठाया और चेहरा मुकद्दम के चेहरे के करीब किया और इसके गाल पर दांत गाड़ दिए, जबकि मुकद्दम जो इसे तंग कर रहा था उठ नहीं रहा था। अलीज़ा की इस हरकत पर पट से आंखें खोली। अलीज़ा को देखने लगा जो मासूम सी शक्ल बनाकर मुकद्दम को देख रही थी। वो आप उठ नहीं रहे थे ना, और मुझे नमाज के लिए देर हो रही थी। अलीज़ा ने भी मासूमियत के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुकद्दम ने आंखें छोटी करके अलीज़ा को घूरा। अब छोड़ भी दे, मुझे नमाज का वक्त गुजर रहा है। अलीज़ा मुकद्दम के गाल पर नजरें जमाते हुए बोली, जो इसके काटने की वजह से सुर्ख हो चुका था और इसके दांतों के निशान भी थे। मिसेस मुकद्दम मीर अहमद, क्या तुम जानती हो जो तुमने अभी अभी मुझ पर तशद्दुद किया है, इसका अंजाम क्या हो सकता है? मुकद्दम अलीज़ा को देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने बतीसी निकालते हुए मासूमिया से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने का। अलीज़ा मासूमिया से आंखें फटफटाते हुए बोली। ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरी जान, फ़िलहाल अभी नमाज पढ़ो। मुकद्दम इसे नरमी से छोड़ता हुआ बोला तो वो फ़ौरन बेड से उठी और वज़ू करने चली गई। अलीज़ा और मुकद्दम नमाज अदा करने के बाद सबसे मिलकर घर की तरफ रवाना हुए थे। मुकद्दम का कहना था कि आज सब लोग हवेली जा रहे हैं निकाह की तैयारियां करने, क्योंकि निकाह हवेली में रखा गया था और इसकी कुछ मीटिंग्स की वजह से वो घर ही रुक रहा था और अलीज़ा इसके साथ होगी। ये लोग हवेली परसों जाएंगे। मैं सारा दिन अकेली क्या करूँगी घर पर, आप मुझे यहाँ ही रहने दें। अलीज़ा मुकद्दम से मुँह बनाते हुए बोली। ना बेगम, मीर तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है और अपने शोहर का ख्याल होना चाहिए तुम्हें। मुकद्दम ने अलीज़ा की यौन में ही बोला। लेकिन आप तो ऑफिस में होंगे ना, तो मैं क्या करूँगी? अलीज़ा ने वजह बताई। मैं मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाया करूँगा और फिर हमने शॉपिंग पर भी तो जाना है। मुकद्दम ने मसले का हल पेश किया। तो आप इफ़रा को रोक लेना, हम साथ ले जाएंगे। अलीज़ा मुकद्दम को इल्तिजाई नज़रों से देखते हुए बोली। तुम्हें बस सबकी फ़िक्र है सिवाय अपने शोहर की। अगर एक लफ्ज़ भी फजूल बोला ना, फिर निकाह वाले दिन लेकर जाऊंगा तुम्हें हवेली। मुकद्दम का लहजा अब संजीदा था। मतलब एक वो ही था जो सोच रहा था कि वो अलीज़ा के साथ अकेले में वक्त गुजारे, और एक अलीज़ा थी जो इसके जज्बात को समझ ही नहीं रही थी। खड़ूस। अलीज़ा ने बुरा सा मुँह बनाकर मुकद्दम की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? मुकद्दम ने इसको बड़बड़ाता देखकर सोचा।
نہیں نہیں، میں نے آپ کو کیوں کہنا ہے کچھ؟ علیزہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی اور صاف مکر گئی۔ گڈ، مقدم ہلکا سا مسکرایا اور پھر باقی کا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ مقدم علیزہ کو گھر چھوڑ کر آفس جا چکا تھا اور علیزہ اب افرا کے ساتھ بی جان کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ بھابھی، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاتی تو میں بور ہو جاؤں گی وہاں پر۔ ایسے افرا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بھی بہت بور ہو جاؤں گی، مگر کوئی بات نہیں، ایک دن ہی کی تو بات ہے۔ پرسوں میں آ جاؤں گی تمہارے پاس اور پھر ہم تمہارے نکاح کا ڈولک رکھیں گے، ہے نا بی جان؟ علیزہ بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، جو ہماری بہو کا دل چاہے گا ہم وہی کریں گے، بی جان نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیں۔ پھر سب علیزہ سے ملتے حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ مقدم اس اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب آفس کا ڈور نوک ہوا۔ کامن، مقدم مصروف انداز میں بولا تو ایس پی دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا۔ مقدم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پل بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی تو مسٹر مقدم میر احمد، آپ کو مجھے یہاں بلانے کی وجہ؟ ایس پی سیدھا ہو کر بیٹھتا مقدم سے مخاطب ہوا۔ ہاں وجہ تو بہت خاص ہے ایس پی، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ خاور جیل سے کیسے بھاگا؟ مقدم سنجیدگی سے ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ نے نیوز میں نہیں دیکھا کہ اس کے کچھ ساتھی تھانے پر حملہ آور کر کے لے گئے؟ ایس پی نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ ایس پی، میں نے سنا ہے تمہارا ایک بیٹا ہے جو اس وقت لندن میں پڑھائی کر رہا ہے۔ مقدم ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائے ایس پی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایس پی نے ماتھے پر چمکتے پسینے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مقدم اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بیوقوف سمجھتے ہو، ایس پی کھڑا ہوتا ہوا اونچی آواز میں بولا۔ اونچی آواز اپنی نیچی رکھو ایس پی، اور بھولو مت کہ کہاں کھڑے ہو تم۔ ابھی اور اس وقت تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا میں، تمہیں اور تمہاری لاش ڈھونڈنے میں وقت گزر جائے گا لیکن کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ تم کہاں گئے۔ مقدم شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے بولا جبکہ ایس پی کی آنکھوں میں خون سمانے لگا۔ اسے ہی وقت داد اندر داخل ہوا اور اپنا فون آن کرتے ایس پی کے آگے کیا، جس میں اس کا بیٹا کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور سر ایک طرف لٹکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش پڑا تھا۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ ایس پی داد کے ہاتھوں سے فون پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، مگر اس کی جان لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، مقدم ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ایس پی اپنے مطلب پہ آیا۔ خاور چاہیے مجھے اور وہ کہاں چھپا یہ صرف تم ہی جانتے ہو، مقدم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے، میں نے تو بس اسے جیل میں نکلنے میں مدد کی تھی، اس کے بعد وہ کہاں گیا یہ میں نہیں جانتا۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ایس پی گر گراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر جب تک خاور نہیں مل جاتا تب تک تمہارا بیٹا میرے پاس رہے گا، اور خاور کہاں چھپا بیٹا ہے اس کے بعد بھی خبر تم ہی مجھے دو گے۔ مقدم ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا، تم پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا، ایس پی مسلسل گر گڑا رہا تھا۔ داد لے جاؤ اسے یہاں سے، اور جب تک یہ خاور کا پتہ نہیں بتائے اسے میرے سامنے مت لانا۔ مقدم داد کو دیکھتے ہوئے بول کھڑا ہوا اور ایس پی کی منتے پکاروں کو نظر انداز کرتا آفس سے نکل گیا۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے اور موسم بھی بہت حسین ہو رہا تھا۔ علیزہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور بالکنی میں چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت موسم، علیزہ آنکھ باندھے کیے موسم کو انجوائے کر رہی تھی جب ایک دم سے بارش برسنے لگی۔ بارش بہت تیز تھی مگر بالکنی میں بارش نہیں آ سکتی تھی کیونکہ اس کے اوپر بھی چھت تھی۔ علیزہ تیز بارش کو دیکھتے ہوئے خوش ہوئی تھی اور کمرے سے نکلتی وہ چھت کی جانب بڑھی۔ مقدم گھر میں داخل ہوا تو بارش تیز تھی۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے کے داخل ہوتے ہی چاروں طرف نظر گھمائی مگر علیزہ اسے کہیں نہیں نظر آئی۔
तो माथे पर एक साथ कितने बाल नमूदार हुए वो आते ही अलीज़ा को देखना चाहता था, मगर मोहतरमा पता नहीं कहाँ गायब थी। इसने आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम में देखा, वहाँ कोई नहीं था। वॉशरूम का भी दरवाज़ा खुला था। बालकनी में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था, तो कदम बाहर की जाने पर हिला दिए। मुकद्दिम ने किचन में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो हर जगह देख चुका था मगर वो कहीं नहीं थी। इसमें वो बहुत परेशान होने लगा। इसने कुछ सोचते हुए कदम छत की जाने पर आए। मुकद्दिम छत पर आया तो सामने ही लीज़ा छत के बीचों बीच बाजू खोले खड़ी थी और वह मुकम्मल बारिश में भीग चुकी थी। कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे, दुपट्टा सर पर ही मौजूद था और मुकद्दिम की तरफ इसकी पीठ थी। मुकद्दिम ने इसे देखते कदम इसकी जानिब बढ़ाए और इसके करीब जाते पीछे से अपने एहसार में ले लिया। मुकद्दिम की हरकत से अलीज़ा अपनी आंखें ज़ोर से मीच गई थी। अलबत्ता मुकद्दिम की मौजूदगी वो पहले ही महसूस कर चुकी थी। इस तरह बारिश में भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी। तो मुकद्दिम अभी थोड़ी इसके कंधे पर रखते हुए बोला। आप कब आए? अलीज़ा मुकद्दिम की आंखों पर, मुकद्दिम के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जो इसके पेट पर बंधे थे। मैं तो कब का आया हूँ, तुम ही ढूंढ रहा हूँ, परेशान कर दिया तुमने मुझे। मुकद्दिम इसके सर से दुपट्टा हटाते अपना चेहरा इसके गीले बालों में छुपाते हुए बोला, जबकि तेज़ बारिश की वजह से वो भी मुकम्मल भीग चुका था। अब भला छत पर आने के लिए भी मैं आपको बताती, अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली। तो मुकद्दिम ने एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब किया और कमर पर अपने दोनों बाजू बांध दिए। तुम ना बताओ, मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूँगा। जहाँ भी जाओगी मुझे अपने बिल्कुल करीब पाओगी। मुकद्दिम इसके चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे करते हुए बोला। मुझे पता है, अलीज़ा हाँ में सर हिलाते हुए बोली। तो मुकद्दिम मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी बीवी मुझे काफ़ी समझने लगी है। मुकद्दिम इसकी नाक पर लब रखते हुए बोला। तो अलीज़ा हाँ में सर हिला गई। इसे देखते मुकद्दिम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुकद्दिम ने इसके चेहरे की तरफ बरसाती बारिश इसके वजूद को मुकम्मल भिगोने लगी। शफाफ चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती गर्दन तक जा रही थी और इसका भीगा भीगा वजूद मुकद्दिम को बहका रहा था। नीचे चलिए, मुझे सर्दी लग रही है, अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली। तो मुकद्दिम होश की दुनिया में लौटा तो इसकी तरफ देखने लगा, जो हल्का हल्का कपकपा रही थी। मुकद्दिम ने झुककर इसे बाजू में उठाया। ये आप? अलीज़ा भी कुछ बोलती, मुकद्दिम ने इसे चुप करवा दिया। ज़्यादा बोला मत करो, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मुकद्दिम कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाते हुए बोला। आप मुझे बोलने कब देते हैं? फ़ौरन तो अलीज़ा भी बोल रही थी कि मुकद्दिम ने इसे एक से छोड़ा, जबकि करने से पहले ही फिर से थाम लिया। अलीज़ा ने डर कर जल्दी से इसके गले में दोनों बाजू डाल लिए और इसे घूर रही थी। आप मुझे गिराने लगे थे? अलीज़ा मुकद्दिम को घूरते हुए बोली। नहीं, मैं तो देख रहा था कि कहीं मेरी बीवी के पर तो नहीं हैं जो खुलते हैं और वो उड़ जाएगी। मुकद्दिम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। नहीं, आप मुझे गिराने लगे थे जानबूझकर। अलीज़ा अभी भी मुकद्दिम को घूर रही थी। बेबी, मुझे इन प्यारी आंखों से मोहब्बत से देखा करो, गुरा मत करो, वरना क्या करेंगे आप? अलीज़ा और भी आंखें देखती हुई बोली। तो मुकद्दिम अपनी उस मुस्कुराहट छुपा गया। बताऊं मैं क्या भूल गई हूँ? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? मुकद्दिम इसे ड्रेसिंग रूम में लाता हुआ बोला। आप मुझे फिर से गिराएंगे? अलीज़ा ने मुकद्दिम की तरफ देखते हुए पूछा। तो मुकद्दिम ने हाँ में सर हिलाया। गिराकर दिखाएं, फिर इसकी गर्दन में अपना हिसार तंग करते हुए बोली। पहले ही अपने बाजू उठाओ, फिर गिराकर दिखाता हूँ। मुकद्दिम इसे मसनूई गुर्री से नवाजते हुए बोला। मैं तो नहीं हटा रही, अलीज़ा अपने बाजू और तंग करते हुए बोली। क्योंकि मुकद्दिम अपने जज्बात के पर काबू पाता हुआ बोला, तो अलीज़ा इतने करीब आने पर बेकाबू हो रहा था। क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, बिकॉज ऑफ यू आर माई पर्सनल प्रॉपर्टी। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते अतराते हुए अंदाज में बोली। तो मुकद्दिम के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रही। आपको पता है, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, जबकि मुकद्दिम की नज़र में फिर से इसके होंठों के पास पड़ने वाली डिम्पल पर थी। वो एक तरफ झुका और इसके डिम्पल पर रख दिए। अलीज़ा के दिल इस जसारतों पर ज़ोर से धड़का था। और मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट से, तुम्हारी मुस्कुराती आंखों से और ये डिम्पल बहुत पसंद है।
मुकद्दम इसे नीचे उतारता हुआ बोला, चेंज करके बाहर आओ जल्दी से, फिर खाना खाने चलते हैं। मुकद्दम प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए बोला और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।